दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे रहस्यमयी, डरावनी और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं आज के सस्पेंस और डर से भरी यात्रा। दोस्तों, आज की कहानी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम योगेश है। तो चलिए योगेश जी की जुबानी से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मैं पिछले 15 साल से राज्य परिवहन की बस चला रहा हूं। अब तक न जाने कितने रूट, कितने शहर, कितने मुसाफिर देखे होंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पूरे जीवन की सबसे डरावनी और सबसे अजीब रात की कहानी है। ये बात कुछ साल पुरानी है। तब मेरा ट्रांसफर एक नए रूट पर हुआ था, एक ऐसा इलाका जो सुनसान जंगलों और पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ था। मुझे उस रूट पर ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन डिपो मैनेजर ने जब आदेश दिया तो मैंने भी बिना कुछ सोचे मान लिया। उस रूट पर मेरी ड्यूटी एक रात की बस पर लगी थी, जो शाम 7 बजे भोपाल से निकलती और अगली सुबह दूसरे शहर मनाली पहुंचती थी। साथ में मेरे 2 पुराने साथी थे, रतन की जगह कमल और एक नया साथी रवि, जो कंडक्टर थे और मेरे जितने ही भरोसेमंद। शाम के करीब 6:30 बजे हम तीनों बस लेकर स्टैंड पहुंचे। बस के मुसाफिर धीरे धीरे आकर अपनी सीटों पर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे और कुछ जोड़े भी थे। हर मुसाफिर अपनी ही दुनिया में मस्त था। 7 बजते ही मैंने बस स्टार्ट की और कमल तथा रवि ने टिकटें काटनी शुरू कर दी। शहर से निकलते वक्त कुछ लोग तो फोन पर बातें कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। करीब 2 घंटे बाद हमने रास्ते के एक ढाबे पर बस रोकी, ताकि यात्री कुछ खा पी लें और फ्रेश हो सकें। मैंने भी कमल और रवि के साथ वहीं चाय मंगवाई और पास की बेंच पर बैठ गया। उसी वक्त मैंने देखा ढाबे के सामने सड़क के पास एक छोटी सी लड़की गुब्बारे बेच रही थी। उसकी उम्र यहीं कोई 7-8 साल रही होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब मासूमियत थी, जिसे देखकर न जाने क्यों मेरी बेटी याद आ गई। कमल ने कहा, योगेश भाई कुछ खा लो, आगे लंबा रास्ता है। लेकिन मेरा ध्यान उस लड़की से हट ही नहीं रहा था। वो चुपचाप सड़क किनारे बैठी थी, ना तो किसी से कुछ बोल रही थी, न ही कुछ बेचने की कोशिश कर रही थी। बस बैठे बैठे आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ खोया हुआ सा हो। मैंने अपने पास के कुछ सिक्के निकालकर उसे दिए। वो चुपचाप उठी, पास के ढाबे पर गई और वहां से कुछ खाने का सामान लेकर वहीं सड़क के किनारे फिर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वही लड़की अचानक उठी और एक तेजी से आ रहे ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। ट्रक वाले ने ब्रेक मारे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोर की चीख सुनाई दी और वो लड़की ट्रक के नीचे आ गई। मैं हड़बड़ाकर उठकर दौड़ा। मेरे पीछे कुछ और मुसाफिर भी आ गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे, ना तो कोई लड़की थी, ना खून, ना शरीर, ना कोई निशान। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। जो कुछ अभी अभी मेरी आंखों के सामने हुआ था, वो जैसे कभी हुआ ही नहीं। मैंने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब वो छोटी सी लड़की कहाँ गई? वो ढाबे वाला हल्की सी हंसी हंसा और बोला, बहुत देख चुके हो उसे, अब ज्यादा बात मत करो उसके बारे में, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे दोबारा पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की थी वो? और तुम कह रहे हो कि हमने उसे देखा भी नहीं? वो ढाबे वाला सिर झुकाकर बोला, भाई वो लड़की अब इंसानों में नहीं रही। कई साल पहले इसी सड़क पर एक बच्ची की मौत हुई थी, ट्रक से कुचलकर। तब से अमावस्या की रात में वो किसी न किसी को दिखती है, कभी खामोश, कभी हंसते हुए और कई बार तो चीखते हुए। किसी ने उसे देखा तो देखा, नहीं देखा तो बस सुना, लेकिन जो भी उसे पहचानने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं, कमल और रवि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने वो सब अपनी आंखों से देखा था। वो लड़की, उसका ट्रक के नीचे आना, उसकी चीख और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। ढाबे वाला और कुछ बोलने से मना कर रहा था। उसने बस हाथ जोड़ लिए और अंदर चला गया। हमने भी ज्यादा बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। सारे मुसाफिर फिर से बस में बैठ चुके थे। मैंने सीट पर वापस आकर इग्निशन ऑन किया और बस स्टार्ट कर दी। अब रात गहरा चुकी थी। घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। सड़क के दोनों ओर अब घना जंगल शुरू हो चुका था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बस की हेडलाइट और डिपर की चमक ही रास्ता दिखा रही थी। कुछ मुसाफिर नींद में झूलने लगे थे। किसी की खिड़की पर माथा टिक गया था, तो कोई मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। कमल और रवि टिकटों की लिस्ट चेक कर रहे थे। मैं चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े हुए बस चला रहा था, लेकिन मन अभी उसी बच्ची में अटका था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कहीं आसपास है। खिड़की के बाहर से भी निगाहें बार बार झांक रही थीं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से हमें देख रहा हो। करीब आधे घंटे का सफर हुआ होगा कि बस के अंदर एक झोर की चीख गूंजी। एक औरत की चीख।
मैंने झटके से ब्रेक मारा। कमल और रवि दौड़कर पीछे गए। मैं भी कुछ सेकंड में उनके पीछे था। पीछे वही आदमी और औरत की जोड़ी बैठी थी, पर अब वो खिड़की की तरफ मुंह करके नहीं, हमारी खिड़की तरफ एकटक देख रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ उजली सफेदी, और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे उन्हें मालूम हो कि हमें डर लग रहा है और यही उन्हें सुकून दे रहा हो। कमल कांपते हुए बोला, भैया ये लोग इंसान नहीं है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही औरत धीरे धीरे सीट से उठ खड़ी हुई। उसका सिर अभी झुका हुआ था, लेकिन जब उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गहरे गड्ढे, जैसे कोई खाली सूखा कुआं हो। बस में अभी बाकी लोग सोए थे, ना कोई शोर ना कोई हलचल, जैसे ये सब हमारे साथ ही हो रहा हो और किसी और को पता ही ना चले। मैंने कमल और रवि का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, बैठ जाओ भाई, कुछ भी हो, डर दिखाना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। कमल और रवि वहीं पास की सीट पर बैठ गए। मैंने खुद को संभाला और ड्राइविंग सीट पर वापस आकर बस स्टार्ट कर दी। पीछे से अब भी उन दोनों की नजरें जैसे मेरी गर्दन में गड़ी थीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे अब लग चुका था कि ये सफर अब सामान्य नहीं है। अब बस एक ही उम्मीद है कि कहीं कोई उजाला दिखे या सुबह हो। बस अब फिर से अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी। मैंने जितना हो सके उतना ध्यान सड़क पर लगाया हुआ था, लेकिन मन बार बार पीछे जा रहा था। वो दोनों लोग, आदमी और औरत, अब भी एकदम खामोश सीट पर बैठे हुए आगे देख रहे थे। न हिले न बोले, बस बैठे हुए। कमल और रवि चुपचाप मेरी बगल वाली खाली सीटों पर आकर बैठ गए। उनका चेहरा फीका पड़ चुका था। वो लगातार उंगलियों से सीट का कोना मसल रहे थे, जैसे कोई चीज मन से निकालना चाह रहे हो। मैंने धीरे से पूछा, कैसे दिख रहे हैं पीछे? कमल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ भैया वहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ बोल। उसने डरते डरते कहा, मैंने अभी पीछे वाले मिरर में देखा तो बस की सारी सीटें दिखी, मगर वो दोनों नहीं दिखे। मैंने चौंक कर शीशा देखा और सच में बस की सारी पिछली सीटें साफ नजर आ रही थी, लेकिन जिस सीट पर वो दोनों बैठे थे वो सीट खाली दिख रही थी। मैंने एक बार आंखें मसलकर दोबारा देखा, नहीं, कोई नहीं दिख रहा था। सीट खाली थी, लेकिन जब गर्दन मोड़कर असली में देखा तो वही दोनों मौजूद थे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सीधे। अब तो मेरे हाथ पैर भी ढीले पड़ने लगे थे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, क्योंकि डर अब सीधे सीने में उतरने लगा था। मैंने कमल और रवि से कहा, अब जो होगा शांति से झेलना है। डर दिखाया तो समझो काम तमाम है। कमल और रवि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिर हिलाया। बस अब एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर थी। अंधेरा और घना हो गया था। सड़क के दोनों ओर अब कोई घर या दुकान नहीं दिख रही थी, बस पेड़ पौड़ और अंधेरा। तभी बस के अंदर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हवा का झोंका अंदर आया हो, लेकिन खिड़कियां तो सब बंद थीं। फिर हवा कैसी? पीछे देखा, वो औरत अब बस की गलियारे में खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके घाघरे की सिलवटें फर्श पर घिसट रही थी और उसके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी। वो सीधे कमल के पास आकर खड़ी हो गई। कमल की सांसें तेज हो गई थी। मैंने देखा उसका शरीर कांप रहा था। औरत ने सिर झुका रखा था, उसके दोनों हाथ लटक रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मैंने बस नहीं रोकी, न ब्रेक मारा न मोड़ा। बस अब लगभग रोने के कगार पर था। उसकी आंखें नम थीं और होंठ कांप रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और कहा, बस थोड़ी देर और भाई, सुबह होते ही ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मन में कहीं गहराई में ये डर अब घर कर चुका था। ये कोई सामान्य भूत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। करीब 10 मिनट बाद हम एक पुराने मोड़ पर पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर मिट्टी में लिखा था, वीरानागढ़ खंडहर 1 किलोमीटर और। तभी बस की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गई। हेडलाइट, डैशबोर्ड, केबिन लाइट, सब कुछ। बस एक गहरी भयानक काली चुप्पी। सामने सड़क नहीं दिख रही थी। पीछे से बस की खिड़कियां अब भी चमक नहीं रही थी, जैसे अंधेरे ने सब निगल लिया हो। मैंने फौरन हैंड ब्रेक खींचा और बस को रोका। कमल कांपती आवाज में बोला, भैया अब क्या करें, सब कुछ बंद हो गया। मैंने इग्निशन घुमाया, कोई हलचल नहीं। बस अब एकदम शांत थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। मैंने टॉर्च उठाई और उतरने ही वाला था कि सामने बस की खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखी। भैया यही वो इलाका है ना, जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि यहां कोई नहीं रुकता? मैंने सिर हिलाया। हाँ कमल, यही है। रवि भी डर से सहमा हुआ मेरे पास खड़ा था।
हम तीनों उतरकर बस के पास खड़े हुए। आसमान में छां तक नहीं था, बस पेड़ों की सरसराहट और बहुत दूर से आती सियार की आवाज। वहीं जमींदार साहबी कपड़े पहने आदमी और औरत, अब वो दोनों बस से उतरकर उसी खंडहर की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे, बिना किसी डर या जल्दी के, जैसे कोई बहुत पुरानी जगह लौट रहा हो। मैंने कमल और रवि की तरफ देखा। उनका चेहरा जैसे सुन्न पड़ गया था। हमने टॉर्च उन दोनों पर डाली, लेकिन अजीब बात यह थी कि टॉर्च की रोशनी जैसे उन पर टिक ही नहीं रही थी, जैसे वो वहां हो ही नहीं, सिर्फ छाया, सिर्फ परछाई। वो दोनों खंडहर की ओर मुड़ गए और अंधेरे में गायब हो गए। अब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। कमल और रवि चुपचाप बस के बगल में जमीन पर बैठ गए। हम तीनों कुछ नहीं बोले। करीब 20 मिनट बाद दूर से एक बुजुर्ग आदमी एक लाठी के सहारे चलते हुए आता दिखा। मैंने टॉर्च डालकर पूछा, कौन है आप? बूढ़े ने पास आकर कहा, मुसाफिर हूं बेटा, रास्ता भटक गया। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। मैंने पूछा, क्या आपने किसी को देखा यहां आसपास? बूढ़े ने हमारी तरफ देखा और बोला, हां बेटा, हर अमावस्या की रात वो दो परछाइयां यहां दिखती हैं, बस में, सड़क पर या खंडहर की तरफ जाते हुए। कई बार लोग उन्हें सच समझ बैठते हैं, पर जो उनके पीछे गया वो लौटकर कभी नहीं आया। मैं, कमल और रवि एक दूसरे को देख रहे थे। हम जो देख चुके थे वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, ये बस अब तभी स्टार्ट होगी जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी। तब तक यही रुको बेटा, और याद रखना पीछे मुड़कर मत देखना। कहकर वो आदमी उसी अंधेरे में खो गया जैसे आया था। हम तीनों बस के अंदर आकर अपनी सीट पर बैठ गए। अब कोई कोशिश नहीं की, बस इंतजार करने लगे सुबह का। लेकिन कमल ने एक बात धीरे से कही, भैया, वो जो दोनों हैं वो अब भी वहीं हैं, बस की आखिरी खिड़की के पास घूर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब डर से नहीं, दिमाग थक चुका था। रवि भी जय हनुमान जपने लगा था। रात अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। घड़ी की सुइयां 2 बजे बजा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। न हवा चल रही थी, न जंगल में कोई आवाज, बस एक ओझल चुप्पी जो हर सांस को भारी बना रही थी। मैं, कमल और रवि अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे। बस की लाइटें अब भी बंद थीं, इंजन ठंडा पड़ा था, और वो दोनों रहस्यमयी मुसाफिर न जाने अब भी वहीं थे या नहीं, क्योंकि अब देखने की हिम्मत बची नहीं थी। कमल और रवि धीरे से बुदबुदा रहे थे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, और मैं खिड़की के बाहर आसमान की ओर देख रहा था। शायद कहीं कोई तारा दिख जाए जो ये यकीन दिला दे कि सुबह ज्यादा दूर नहीं। तभी एक हल्की दस्तक हुई बस के दरवाजे पर। कमल डरते हुए बोला, भैया, इस वक्त कौन आ सकता है? ये जगह तो वीरान है। मैंने आगे बढ़कर बस का दरवाजा थोड़ा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र यही कोई 60 से 65 के बीच, कंधे पर झोला टांगे, सर पर पगड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने बहुत शांत स्वभाव से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? उसके न तो अजीब कपड़े थे, न सफेद आंख, न कोई छाया जैसा भ्रम। कमल और रवि ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, भैया, कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने सोचा अब जो होना होगा ही, और दरवाजा खोल दिया। वो आदमी बस में चढ़ा, मेरे पास आकर हाथ जोड़कर बोला, बड़ा उपकार होगा बाबूजी, आज अगर आप न मिलते तो शायद जिंदा नहीं बचता। फिर वो सीधा सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। खिड़की के पास सामने देखता रहा, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई हलचल किए। कुछ मिनट बीते। अब वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेटा, कई बार कुछ रास्ते हमारी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से तय होते हैं। मैं भी कभी इस जंगल में रास्ता नहीं खोजता, पर आज मुझे लगता है कि मैं इसी बस में बैठने के लिए भटका। उसकी बात में कुछ साधारण सी बात थी, पर लहजे में एक अजीब गहराई थी, जैसे कुछ छिपा हो उसमें। कमल ने धीरे से कहा, भैया, मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आदमी ठीक है या फिर वही सब फिर से? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। करीब आधा घंटा बीता। बाहर आसमान थोड़ा हल्का सा दिखने लगा था। हवा अब ठंडी नहीं, थोड़ी साफ लगने लगी थी। और फिर अचानक बस के मीटर में हलचल हुई। डैशबोर्ड की लाइट टिमटिमाई, हेडलाइट अपने आप जल उठी। मैंने चौंक कर चाबी घुनाई और इंजन ने गर्रा कर आवाज की। बस स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने कमल और रवि की तरफ देखा। उनका चेहरा अब भी डर से जकड़ा हुआ था, पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी राहत की झलक दिखी।
मैंने गियर में डाला और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। बस ने जैसे ही काली घार खंडहर का मोड़ पार किया, पीछे की सीट पर बैठे दोनों रहस्यमयी मुसाफिर गायब हो चुके थे। वो सीट अब खाली थी। बस की शीशियों में सब कुछ साफ दिख रहा था। अब वो छाया नहीं रही थी। मैंने बिना कुछ बोले बस को चलाए रखा, पर कमल फुसफुसाकर बोला, भैया वो जो बाबा है वो अब भी बैठा है ना? मैंने आईने में देखा। हाँ, वो अब भी बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द हो, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। रवि और कमल की टूटती सांसों के अलावा सब कुछ शांत था। मैंने आईने से पीछे देखा। पीछे की खाली सीटें अब वाकई खाली थीं। वो दोनों परछाइयां, जमींदार साहब और मल्लिका, अब कहीं नहीं थीं। शायद वो फिर से अपने खंडहर लौट गए थे। पर एक मुसाफिर अब भी बस में था, वो बुजुर्ग जो चुपचाप आगे वाली सीट पर खिड़की के पास बैठा था। उसने अब तक न कुछ खाया, न पानी पिया, न हमारी तरफ दोबारा देखा, बस बाहर देखता रहा। कमल मेरे बगल में बैठा धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, भैया वो जो बाबा है, कुछ तो अजीब है उसकी बातों में, कुछ ऐसा है जो सीधा नहीं लगता। मैंने उससे कहा, चुप रह, अभी तो भगवान का दिया उजाला हो गया है, अब बस जल्द से जल्द हाईवे पर पहुंच जाए। करीब 15 मिनट और सफर के बाद हम एक ढाबे के पास रुके। कुछ मुसाफिर जाग चुके थे और चाय पानी के लिए उतरने लगे थे। मैंने भी गाड़ी एक साइड में लगाई और नीचे उतरा। कमल, रवि और मैं तीनों चाय की टपरी पर गए। मैंने दुकानदार से कहा, भाई साहब 3 चाय देना और कुछ नमकीन अगर हो तो। दुकानदार बोला, अरे साहब बहुत समय बाद आपकी बस दिखी इस तरफ, कौन सा रूट है? मैंने कहा, भोपाल से पहाड़ी रूट पर, पहली बार आया हूं, कल रात का सफर बहुत भारी पड़ा। वो दुकानदार चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, आप रात में वीरानागढ़ वाले मोड़ से तो नहीं निकले थे? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने बस इतना कहा, हां। उसका चेहरा उतर गया। साहब उस मोड़ पर पिछले कई सालों से कोई बस नहीं जाती, जो गया वो लौटकर नहीं आया। आप कैसे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय का कप थामे खड़ा रहा। कमल अब चुप नहीं रह सका। उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब एक बात बताओ, वो मोड़ पार करते ही हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला था जिसने खुद को रास्ता भूला हुआ बताया था और बस में बैठा, क्या आपने कभी यहां किसी ऐसे बाबा को देखा है? दुकानदार चौंका, फिर बोला, कौन बाबा? यहां तो कोई नहीं रहता। हाँ, एक बाबा थे बहुत साल पहले, वो इस इलाके में राहगीरों की मदद करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई, वो भी ठीक उसी रात जब जमींदार साहब और मल्लिका की आत्माएं पहली बार दिखी थी। मैंने, कमल और रवि ने एक दूसरे को देखा। हाथ में पकड़ी चाय अब ठंडी हो चुकी थी। दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थीं। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, तो फिर हमारी बस में कौन बैठा है? हम तीनों दौड़ते हुए बस की ओर भागे। बस अब भी वहीं खड़ी थी। कुछ मुसाफिर अपनी सीट पर आ चुके थे। मैंने सीधा फिर एक रिपोर्ट निकाली। आप जिन बातों की बात कर रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ। हर साल उस रात किसी न किसी को वो बच्ची दिखती है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आप जानते हैं वो कौन थी? सिपाही ने कहा, लगभग 10 साल पहले की बात है। एक परिवार अपनी बेटी को लेकर उसी ढाबे के पास रुका था। लड़की वहीं से गायब हो गई। कई दिन तलाश हुई, फिर कुछ ही दूरी पर उसकी लाश मिली, बुरी तरह कुचली हुई। कहा जाता है कि उसे कोई ट्रक कुचल गया था, पर वो कैसे वहां पहुंची किसी को नहीं पता। कमल और रवि के होंठ कांपने लगे। कमल ने पूछा, नाम क्या था उस लड़की का? सिपाही ने फाइल में देखा, नैना, उम्र 7 साल, लाल फ्रॉक में थी। अब मेरे हाथ से वो फाइल गिरते गिरते बची। नैना वही बच्ची थी जिसे हमने ढाबे पर अकेले बैठा देखा था, जिसे ट्रक के नीचे जाते देखा था, जिसकी चीख सुनी थी। अब सब साफ हो गया था। नैना की आत्मा अभी उसी ढाबे के पास भटक रही थी हर अमावस्या को, शायद अपने परिवार को खोजने के लिए, या शायद किसी को उस जगह की सच्चाई दिखाने के लिए। हम थाने से बाहर निकले। कमल और रवि की आंखों में आंसू थे। कमल ने कहा, भैया अब समझ आ गया कि हर रात डर नहीं होता, कभी कभी कोई अधूरी चीख होती है जो सुनी नहीं गई। मैंने सिर हिलाया। और कभी कभी कोई रास्ता हमें इसलिए भेजा जाता है ताकि हम वो देखें जो लोग सालों से अनदेखा कर रहे हैं। थाने से बाहर निकलकर हम तीनों चुपचाप सड़क किनारे खड़े रहे। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर का साया और गहरा हो गया था। नैना की कहानी ने हम तीनों को हिलाकर रख दिया था। कमल और रवि अब बिल्कुल शांत थे और मैं सोच रहा था, अगर वो बच्ची हर साल दिखती है तो बाकी लोग कहाँ हैं जो कभी वापस ही नहीं आए? और वो बाबा,
क्या वो कोई फरिश्ता था? आंसू थे। कमल ने कहा, भैया अब समझ आ गया कि हर रात डर नहीं होता, कभी कभी कोई अधूरी चीख होती है जो सुनी नहीं गई। मैंने सिर हिलाया। और कभी कभी कोई रास्ता हमें इसलिए भेजा जाता है ताकि हम वो देखें जो लोग सालों से अनदेखा कर रहे हैं। थाने से बाहर निकलकर हम तीनों चुपचाप सड़क किनारे खड़े रहे। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर का साया और गहरा हो गया था। हम पास के एक ढाबे पर पहुंचे जहां से रोजाना ड्राइवरों का आना जाना होता था। वहीं एक बुजुर्ग आदमी तख्त पर बैठा चाय पी रहा था, सिर पर गमछा, आंखें धूप से धंसी हुई। मैंने पास जाकर पूछा, चाचा, कालीधार वाले रूट पर पहले कोई सरकारी बस जाती थी? उसने चाय रखी, धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और बोला, तुम वही हो ना जो कल रात उस रूट से आए हो? मैं चौंका। आपको कैसे पता? वो हंसा नहीं, बस एक गहरी सांस ली। इस इलाके के सारे ढाबे वाले जानते हैं बेटा उस रूट के बारे में। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो रात, वो बच्ची, वो जमींदार साहब और जमींदारनी और वो रहस्यमयी बाबा, सब कुछ एक भयानक सपने जैसा था जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। उस ढाबे वाले ने आगे कहा, बेटा उस रूट पर बहुत पहले बसें चलती थीं, जब ये जंगल इतना घना नहीं था और खंडर भी आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ बुरी घटनाएं हुई, लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। सुना है उस खंडर में कभी एक अमीर जोड़ा रहता था, जमींदार साहब और उनकी जमींदारनी। उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अमावस्या की रात उस इलाके में भटकती हैं। कमल और रवि एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब डर के साथ साथ हैरानी भी थी। मैंने पूछा, और वो बच्ची नैना? ढाबे वाले ने गहरी सांस ली। उस बच्ची का परिवार बहुत गरीब था। वो अक्सर यहां ढाबे पर गुब्बारे बेचने आती थी। एक रात लौटते वक्त उस मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाले का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उस बच्ची की आत्मा भी वहीं भटकती रहती है। शायद अपने माँ बाप को ढूंढ रही है या इंसाफ चाहती है। मैंने पूछा, और वो बुजुर्ग जो हमें बस में मिले थे? ढाबे वाला थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में भी एक अजीब उदासी थी। वो एक नेक आत्मा थे। उनका नाम साधु बाबा जी था। वो इसी इलाके में रहते थे और राहगीरों की मदद करते थे। कई साल पहले उनकी भी मौत हो गई, उसी अमावस्या की रात, जिस रात उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था। और जमींदार साहब, जमींदारनी की आत्माएं पहली बार दिखी थीं। लोग कहते हैं वो अब भी भटकते हुए लोगों की मदद करते हैं, खासकर उस खतरनाक मोड़ पर। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो बुजुर्ग साधु बाबा जी ही थे जिन्होंने हमारी मदद की थी? क्या वो जानते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है? और वो धुंधला सा हाथों का निशान, क्या वो उनका विदाई का इशारा था? कमल ने धीरे से कहा, भैया ये सब बहुत डरावना है। रवि ने हामी भरी। उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थीं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन शायद हमें ये सब इसलिए देखना पड़ा ताकि हम उन अनसुनी आवाजों को सुन सकें, उन अधूरी कहानियों को जान सकें जिन्हें लोग बरसों से अनदेखा कर रहे हैं। हम थोड़ी देर और उस ढाबे पर रुके, चाय पी और थोड़ा शांत हुए। सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था और रात का अंधेरा छट गया था, लेकिन हमारे दिलों में उस रात की यादें हमेशा के लिए घर कर गई थीं। जब हम वापस बस स्टैंड पहुंचे तो दिन चढ़ चुका था। बस के बाकी ड्राइवर और कंडक्टर अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। किसी को भी हमारी रात की भयानक यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने भी किसी से कुछ नहीं कहा। शायद कहने पर कोई विश्वास नहीं करता, या शायद हम उस अनुभव को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते थे। उस दिन के बाद मैंने उस रूट पर कभी बस नहीं चलाई। मेरा ट्रांसफर वापस पुराने रूट पर हो गया। लेकिन वो रात, वीरानागढ़ का खंडर, नैना की लाल फ्रॉक, जमींदार साहब और जमींदारनी की सफेद आंखें और उस मददगार बुजुर्ग साधु बाबा जी का शांत चेहरा, ये सब मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। कभी कभी जब अमावस्या की रात होती है और आसमान में घना अंधेरा छा जाता है तो मुझे उस रात की याद आती है। मैं सोचता हूँ, क्या आज भी कोई उस रास्ते से गुजर रहा होगा? क्या आज भी नैना उस ढाबे के पास बैठी गुब्बारे बेच रही होंगी? क्या आज भी जमींदार साहब और जमींदारनी उस खंडर में भटक रहे होंगे? और क्या आज भी साधु बाबा जी जैसे कोई नेक आत्मा किसी भटके हुए मुसाफिर की मदद कर रही होगी? शायद हाँ, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस अगली अमावस्या का इंतजार करती हैं, फिर से सुनाई देने के लिए। और हम उस रात के गवाह बनकर रह गए। उस रात ने हमारी जिंदगी में गहरा निशान छोड़ दिया था। कमल और रवि भी अब ज्यादा शांत रहने लगे थे। उनकी बातों में अक्सर उस रात का जिक्र आ ही जाता था। हम तीनों के बीच एक अजीब सा बंधन बन गया था, एक ऐसा बंधन जो किसी भयानक रहस्य को साझा करने से बनता है। कुछ महीने बीत गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैंने फिर से अपने पुराने रूट पर ध्यान देना शुरू कर दिया था,
लेकिन वो रात कभी भी मेरे दिमाग से पूरी तरह से नहीं निकली। कभी कभी सपने में वो खंडहर, वो बच्ची और वो सफेद आंखें मुझे डरा जाती थीं। एक दिन मैं बस स्टैंड पर अपनी बस की सफाई कर रहा था, तभी मुझे डिपो मैनेजर का बुलावा आया। मैं थोड़ा घबरा गया, कहीं कोई शिकायत तो नहीं हो गई। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो उनका चेहरा गंभीर नहीं था। योगेश जी, उन्होंने कहा, याद है कुछ महीने पहले आपकी ड्यूटी भोपाल मनाली रूट पर लगी थी? जी सर, याद है, मैंने कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए। उस रूट पर एक खंडहर पड़ता है, वीरानागढ़, उन्होंने पूछा। जी सर, मैंने जवाब दिया। वहां की कुछ अजीब घटनाओं के बारे में आपने कुछ सुना होगा, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं समझ गया कि अब बात खुल रही है। मैंने धीरे से कहा, सर, उस रात हमने कुछ अजीब अनुभव किए थे। डिपो मैनेजर ने एक गहरी सांस ली। दरअसल उस इलाके के कुछ लोगों ने सरकार से उस रूट पर रोशनी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि वहां अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं और आपकी रात की घटना वो भी लोगों तक पहुंच गई है। मैं हैरान रह गया, हमारी कहानी लोगों तक कैसे पहुंची? घबराइए मत, मैनेजर ने कहा, कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा, सब उसे ड्राइवरों की गढ़ी हुई कहानी मान रहे हैं। लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। वो चाहती है कि कोई अनुभवी ड्राइवर और कंडक्टर की टीम उस रूट पर जाए और पता करे कि असलियत क्या है। फिर उन्होंने मेरी और कमल की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि आप दोनों और रवि एक बार फिर उस रूट पर जाएं। इस बार दिन में जाएं और देखें कि वहां क्या है। शायद दिन की रोशनी में वो डर और रहस्य कम हो जाए। मैं और कमल एक दूसरे को देखने लगे। रवि भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। उस रात का अनुभव इतना भयानक था कि हम दोबारा उस इलाके में जाने से डर रहे थे। लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी और शायद ये उन आत्माओं को शांति दिलाने का एक मौका भी था। आखिरकार हमने हाँ कह दिया। कुछ दिन बाद हम तीनों एक सुबह भोपाल से उसी रूट पर निकले। इस बार हमारे साथ पुलिस के 2 जवान भी थे। दिन की रोशनी में वो रास्ता उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम कालीधार के करीब पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब हम उस ढाबे पर पहुंचे तो दिन का उजाला था और वहां कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। हमने उस ढाबे वाले से फिर से उस बच्ची और खंडहर के बारे में पूछा। उसने वही पुरानी बातें दोहराई, लेकिन दिन के उजाले में उसकी बातों में उतना डर नहीं था। फिर हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां हमने उस रात उस लड़की को देखा था। दिन में वहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। सड़क सामान्य थी और आसपास जंगल शांत था। आखिरकार हम वीरानागढ़ खंडहर पहुंचे। दिन की रोशनी में ये एक वीरान और पुरानी हवेली जैसा लग रहा था। दीवारें टूटी हुई थीं, छतें गिर गई थीं और अंदर झाड़ियां उगी हुई थीं। पुलिस के जवान अंदर गए और थोड़ी देर तक छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हम निराश होकर वापस लौटने लगे। शायद दिन के उजाले में वो सब सिर्फ हमारी कल्पना थी या उस रात के अंधेरे का खेल था। लेकिन तभी जब हम बस में बैठने वाले थे, मेरी नजर खंडहर की एक दीवार पर पड़ी। वहां किसी ने कोयले या किसी काले रंग की चीज से कुछ लिखा था। मैं पास जाकर देखने लगा। वो एक नाम था, नैना, और उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, उसी रात की तारीख जिस रात हमने उसे देखा था। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। ये क्या था? क्या नैना की आत्मा अब भी वहां मौजूद थी? क्या वो हमें कुछ बताना चाहती थी? मैंने कमल और रवि को बुलाया और उन्हें वो लिखावट दिखाई। उनके चेहरे भी पीले पड़ गए। पुलिस के जवान भी हैरान थे। दिन के उजाले में इस ठोस सबूत को देखकर उन्हें भी उस रात की घटनाओं पर थोड़ा विश्वास होने लगा था। हमने उस लिखावट की तस्वीरें ली और वापस भोपाल लौट आए। हमने डिपो मैनेजर और पुलिस को सब कुछ बताया। उन्होंने उस इलाके में और जांच करने का वादा किया, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे। नैना कौन थी? उस खंडहर का रहस्य क्या था? और वो मददगार बुजुर्ग साधु बाबा जी, क्या वो सच में एक फरिश्ता थे? शायद इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस रात की कहानी, कालीधार का रहस्य हमेशा हमारी यादों में एक डरावनी पहेली बनकर रहेगा। और हर अमावस्या की रात जब अंधेरा गहराता है तो हम तीनों उस अनसुनी चीख को फिर से महसूस करते हैं, जो शायद कभी शांत नहीं होगी। आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो कालीधार के